नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, बिहार में चुनावी वर्ष 2025 और कई तरह की चर्चाएं शुरू हो चुके हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत क्या राजनीति में एंट्री करेंगे या फिर नहीं करेंगे, इसको लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। हालांकि जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं वो फिलहाल इस पर ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है। राजद के जो नेता हैं वो निशांत का स्वागत कर रहे हैं। इस पर हम विस्तार से समझेंगे। लेकिन इसके अलावा बिहार की राजधानी पटना में पंचायत प्रतिनिधियों का आज रैली हुआ है, जो मिलर स्कूल में काफी ज्यादा बड़ी संख्या में वो पहुंचे थे, अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। और चुनावी वर्ष में पंचायत प्रतिनिधियों का महत्व काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि चुनाव जीत और हार में इनकी भूमिका बहुत अधिक होती है। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए ये भी आगे चलकर मुसीबत बन सकते हैं। वहीं एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर यह है कि वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी हो सकता है कि इस बार 25 में चुनाव ना लड़े। हालांकि उनके भाई, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संतोष सहनी, उन्होंने एक सीट को तय कर लिया है और वो चुनाव लड़ने को लेकर पूरी तरह से दमखम के साथ मैदान में उतर चुके हैं। तो विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं। सबसे पहले चर्चा तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत की। सचमुच क्या पॉलिटिकल एंट्री होने वाली है? मुझे नहीं लगता है कि वो राजनीति में आएंगे। और मैं जो समझता हूँ वो ये कि ये चर्चा ही बिल्कुल चंडूखाना का गप है। इसमें कोई सत्यता नहीं है, कोई इसका आधार नहीं है। ये चंद चाटुकार राजनेताओं का शिगुफा है। अच्छा। जो वो नीतीश कुमार की नज़रों में स्कोर करने के लिए, उनके साथ अपनी निकटता शो करने के लिए, उनका ज़्यादा शुभचिंतक दिखलाने के लिए ये शगुफा समय समय पर छोड़ते रहते हैं कि और वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता है कि नीतीश कुमार के पुत्र जो है निशांत आ रहे हैं राजनीति में। देखिए, नीतीश कुमार समाजवादी विचार के नेता हैं और समाजवादियों का नारा होता था एक समय कि ये लोकतंत्र में रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। यानी लोग तय करेंगे कि उनका शासक कौन होगा। वंशानुगत तरीके से कोई उत्तराधिकारी तय नहीं होगा। मगर वो लालू प्रसाद यादव भी समाजवादी विचारधारा के माने जाते हैं, मगर उन्होंने तो अपने पुत्रों को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा बजाते। नीतीश कुमार ने कोई संकेत अब तक नहीं दिया कि हमारे पुत्र राजनीति में आएंगे, या उनके पुत्र निशांत कुमार ने भी कभी ये बात नहीं कही कि उनकी कोई रुचि है या वो पिताजी की मदद करने के लिए राजनीति में आना चाहते हैं। उनसे कई बार पूछा गया, जब भी वो पत्रकारों से मुखातिब होते हैं तो यही सवाल सबसे पहले पूछा जाता है कि क्या आप राजनीति में आइएगा, और हर बार उनका यही जवाब होता है कि मेरी राजनीति में कोई रुचि नहीं है, मैं आध्यात्म में मेरी दिलचस्पी है और मैं उसी में अपना समय गुजारना चाहता हूँ। और वैसे भी वो बहुत शांत और मतलब लो प्रोफाइल में रहने वाले मीडिया से दूर ही रहते हैं। हाँ, मीडिया से दूर रहते हैं। लोगों से मिलना जुलना भी उनका बहुत कम होता है। अपनी माँ के निधन के बाद से वो थोड़ा सा सदमे में रहते हैं। तो ये बिल्कुल कहीं से ये नहीं लगता है कि वो राजनीति में आएंगे। जबकि लालू प्रसाद को आप याद कीजिए कि लालू प्रसाद ने कैसे धीरे धीरे करके अपने पुत्रों को राजनीति में आगे लाया। पहले अपनी सभाओं में ले जाने लगे, उनके दोनों बेटे साथ जाते थे, मंच पर रहते थे, बड़े बड़े बाल उस समय थे तेजस्वी के। तो फिर परिचय कराया कि हमारे पुत्र हैं, बड़े पुत्र, ये छोटे पुत्र, ऐसे ऐसे। फिर धीरे धीरे उनसे भाषण दिलवाना शुरू कराया अपनी सभाओं में, और फिर चुनाव लड़वा दिया। फिर ये भी घोषणा कर दी कि हमारे उत्तराधिकारी यही होंगे, तेजस्वी यादव होंगे। तो एक एक स्टेप करके वो बढ़ाए। जो भी नेता पुत्र आगे आते हैं तो इसी तरह से वो आगे आते हैं, या अचानक टिकट कहीं से पा गए और लड़ गए। मगर नीतीश कुमार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है, ऐसे कोई वो
उनके विचार कभी नहीं आए कि हम हमारे पुत्र भी आना चाहते हैं। ये सिर्फ कुछ नेताओं का शगुफा है और इसमें कोई सच्चाई नहीं। दरअसल अभी हाल ही में निशांत का जो एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पिताजी ने अच्छे काम किए हैं तो फिर से उन्हें आप जिताइए, और उसी के बाद ये हल्ला शुरू हुआ। आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात वहीं से उठी है। वो नालंदा में अपने पिता की प्रतिमा के अनावरण के समय गए थे और उसी समय निशांत से ये पूछा गया था, पत्रकारों ने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने काम अच्छा किया है इसलिए आगे भी आप उनको जिताइए। और इसके बाद ही इस बात को हवा दी जाने लगी कि वो भी राजनीति में आने वाले हैं। हालांकि इसके पहले निशांत ने पहले भी कह दिया था कि वो राजनीति में उनका इंटरेस्ट नहीं है। बात असल में दो तरफ से है। एक तो जदयू के भीतर भी बड़ी बेचैनी है कि अगर नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो फिर जदयू रहेगी कि नहीं रहेगी। तो जदयू के भीतर के कुछ नेताओं की बेचैनी है कि इस बात को किसी तरह से कहा जाए कि भाई उत्तराधिकारी तो हमेशा से ही पूरे देश की राजनीति में देखें पुत्र ही उत्तराधिकारी है। बिहार में तो उसके उदाहरण है, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान वो फिल्मी दुनिया में थे, वो छोड़कर आकर उन्होंने उत्तराधिकार स्वीकार किया। यहाँ तेजस्वी यादव है, आप देखिए ना जीतन राम मांझी भी अपने एक बेटे संतोष उनको भी राजनीति में, जगन्नाथ मिश्रा भी थे तो नीतीश मिश्रा और उनके बेटे राजनीति में है। तो राजनीति में उत्तराधिकार किसी भाई को या पार्टी के किसी को मिल जाता है ऐसा होता नहीं है। उत्तराधिकार तो पुत्र को ही मिलता है। और जदयू के भीतर की बेचैनी ये है कि अगर नीतीश कुमार जिस तरह से उनकी तबीयत खराब चल रही है, इसको लेकर चर्चा बहुत तेजी से बढ़ रही है कि नीतीश कुमार अगर नहीं होंगे तो कौन होगा, तो निशांत को आगे बढ़ाने की कोशिश है। दूसरी बात है कि आप देखेंगे तेजस्वी यादव की पार्टी या दूसरी पार्टियां इसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले, वो लोग बहुत कुछ कह रहे हैं कि आए तो बहुत स्वागत है। भाई ये वो नीतीश कुमार की छवि को खराब करने की कोशिश है कि वो भी इस परिवारवाद की राजनीति में एक मुद्दा उनसे हो जाए। और ये तो विपक्षी दल अभी महाराष्ट्र के नेता आए, हालांकि वो एनडीए में है, अठावले साहब अभी पटना आए हैं आज ही, और उन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार के पुत्र आए तो अच्छी बात होगी, उनका राजनीति में स्वागत है। हालांकि अठावले तो सहज बात करते हैं और लोगों की जो बातें अच्छी लगती हैं वो बोलते हैं। अठावले से मतलब नहीं है, मतलब है कि बिहार की राजनीति में विपक्ष इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है और जदयू में के भीतर जो नेता छुटभइये हैं जिनकी कोई औकात नहीं है, वो चाहता है कि नीतीश कुमार के पुत्र की राजनीति में एंट्री हो, कि उनकी राजनीति बची रहे। हालांकि नीरज कुमार ने इस बात को स्पष्ट किया है, आज ही उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है और निशांत राजनीति में आने की बात अभी तक न तो नीतीश कुमार ने कहा है और न निशांत ने। बड़ा सवाल यही है कि नहीं, इसमें श्रवण कुमार जैसे उन्होंने भी कहा कि ये निशांत को तय करना है कि राजनीति में आए, अगर वो आते हैं तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। तो स्वागत करेंगे भाई, आप 50 साल से राजनीति कर रहे हैं, आप इस योग्य नहीं हो सकते कि पार्टी को लीड कर सकें, तो अब वो कल का लड़का नौजवान आदमी जिसको राजनीति का ABC मालूम नहीं है, जिसकी कोई रुचि नहीं है, वो आएगा तो नेतृत्व संभालेगा। ये दिमागी दिवालियापन है। जेडीयू नेताओं के अंदर डर बैठ गया है। बिल्कुल, वो ठीक कर रहे हैं, रवि जी जो कह रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि जदयू को ये लग रहा है कि अब ये नौका डूबने वाली है। नीतीश जी अस्वस्थ रह रहे हैं, तो वो अगर राजनीति से वो अलग हो जाते हैं तो फिर जदयू का क्या होगा, भविष्य अंधकार में दिख रहा है। तो इसलिए डूबते को तिनके का सहारा वो शगुफा उड़ा रहे हैं नीतीश कुमार के बेटे के नाम। और नीतीश कुमार जी ने तो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है पहले ही। तेजस्वी यादव को प्रेस के सामने लाके एक बार नहीं 5 बार कहा कि अब हमारे उत्तराधिकारी यही, अब यही आगे नेतृत्व करेंगे और इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। तो उसको खारिज तो उन्होंने किया नहीं है कि हमने अपना उत्तराधिकारी से गठबंधन तो बदल दिया, गठबंधन बदल दिया, फिर सब सपोर्ट कर सकते हैं नीतीश जी का क्या है। तो इसमें कोई दम नहीं है, ये ऐसे ही एक। लेकिन क्या नीतीश कुमार भी चाहे तो क्या निशांत को एंट्री करा सकते हैं? क्योंकि जब तक निशांत नहीं चाहेंगे, क्योंकि लगता नहीं है कि वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि निशांत चाहते हैं कि नहीं चाहते। निशांत बिल तो अपनी राय स्पष्ट कर चुके हैं, अब इसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। वो बार बार इस बात से इनकार कर चुके हैं कि राजनीति में आएंगे। वो कह चुके हैं हमारी कोई रुचि नहीं है, हम आध्यात्म के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तो अब फिर बार बार उसको उसी सवाल को पकड़ के खींच के लाना। तो जेडीयू करेगी क्या फिर? उसके पास उपाय क्या है नीतीश कुमार? देखिए, वैक्यूम के बीच से भी कोई नेतृत्व उभर जाता है। नीतीश कुमार इतने बड़े नेता नहीं थे, खुद पहला चुनाव हारे, दूसरा चुनाव भी हारे ये।
मगर आज देखिए, आज उनके नाम पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। तो समय नेता बना देता है। वैसे ही समय ये तय करेगा कि जदयू का नेतृत्व कौन करेगा। लेकिन जदयू में लोग हैं वैसे जो नेतृत्व कर सकते हैं। बिल्कुल है कि जो कर सकते हैं, लेकिन नेतृत्व क्या पार्टी के अन्य नेता मानेंगे? क्योंकि बहुत फूट है जेडीयू के अंदर, फूट है। और ये नीतीश कुमार की चाल है। नीतीश कुमार ने बहुत योजनाबद्ध तरीके से, बहुत सूझबूझ के साथ पार्टी में कोई सेकंड लाइन खड़ी नहीं होने दी। जब लगता है कि ये आदमी अब नीतीश के बाद ये रहेगा सेकंड मैन के रूप में, ये वैसे उसको किनारे कर दिया जाता है। आप देख लीजिए 5-7 नाम हैं जिनको माना जा रहा था कि ये सेकंड मैन होंगे, नीतीश के बाद अब यही पार्टी का कमान संभालेंगे। और जैसे ये बात चर्चा जोरों से आती है वैसे उनको किनारे कर दिया जाता है। तो वो इसलिए कि नीतीश कुमार भीतर से ये डर उनके मन में रहता है कि अगर ये नेता ताकतवर हो गया तो हमको कुर्सी से हटा देगा। जैसे उन्होंने जॉर्ज को हटा करके और पार्टी पर कब्जा किया था, तो वो आत्मग्लानि का भाव उनके अंदर बैठा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि जॉर्ज की तरह हमको भी किनारे करके और पार्टी कोई कब्जा कर ले। तो इसलिए वो सेकंड लाइन खड़े ही नहीं होने दे रहे हैं। और उसी का खामियाजा पार्टी भुगत रही है कि आज लोग अंधेरे में छटपट कर रहे हैं कि भाई कौन अब आगे, कौन आगे, कौन। तो ये पार्टी की समस्या ये है, और उसी से निपटने के लिए निशांत का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, नाम इस्तेमाल हो रहा है। खैर, अब दूसरे खबर की ओर बढ़ते हैं, और वो है ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि राजधानी पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उनकी रैली थी, अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। क्या है, क्योंकि चुनावी वर्ष में अगर पंचायत प्रतिनिधि उतर जाए सरकार के ही खिलाफ तो बड़ा, हाँ देखिए, चुनाव का मसला है जरूर, निश्चित रूप से, लेकिन इन जनप्रतिनिधियों का ये आंदोलन आज का नहीं है। ये वर्षों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, ये कहती रही थी कि ग्राम पंचायतों को उनका अधिकार दिया जाएगा। और उनको, भाई असली सरकार तो वही सरकार है, और जो मुखिया है वही अपने इलाके का मुख्यमंत्री है। लेकिन केवल ये बातें कहने की हैं। गांधी जी ने जो सपना देखा था वो सपना अभी भी उनका सपना ही लगा। नीतीश कुमार गांधी जी के नाम पर ही पूरी राजनीति करते हैं, और भितिहरवा से कोई आंदोलन किसी का भी शुरू हो जाता है कि भितिहरवा से शुरू कर रहे हैं। लेकिन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम स्वराज, ये बातें कहाँ गई? और उनको कब मिलेगा अधिकार? मुखिया के पास अधिकार नहीं है, सरपंच के पास अधिकार नहीं है, वो जो माने और सब छोटा सेवक, ग्राम सेवक को भी वो उसका अधिकार नहीं है। तो ये अधिकार उनकी पुरानी मांग है, आज कोई नहीं है। हाँ, ये चुनाव के मौके पर अगर वो एकजुट हो जाते हैं, कई लोगों ने इसमें, बीच में भी कुछ एनजीओ ने भी इसमें कोशिश शुरू की है। कई एनजीओ वाले लगे हुए हैं कि ग्राम पंचायतों को उनका अधिकार दिलाने के लिए इस आंदोलन को और मुखर बनाया जाए। तो आज की रैली को उस रूप में देखा जाए कि वो फिर से एकजुट हो रहे हैं। लेकिन चुनाव जब भी आता है तो राजनीति फिर वो जाति के उस पर चली जाती है, और फिर ये मुखिया इत्यादि भी वो जाति में बढ़ जाते हैं और चुनाव उस तरफ से। लेकिन ये उनकी जेन्युइन मांग है। ग्राम पंचायतों को उनकी ताकत, उनकी शक्ति मिलनी चाहिए। महिलाओं को 50% तो मिला, लेकिन महिलाओं को वो जब वो घूंघट में रहती हैं, उनके बगल में मुखिया पति बैठे, अब मुखिया पति अपना चलाते हैं, तो उनका अधिकार तो छोड़ दीजिए, उनको कब मिलेगा। लेकिन ग्राम पंचायतों को माने उनका असली राज कब आएगा? ये क्या है पूरा मसला आखिरकार? मतलब और कौन कौन से अधिकारों की डिमांड की जा रही है? पूरा मसला ये है कि देखिए, जो संविधान कहता है उसके मुताबिक त्रिस्तरीय लोकतंत्र है इस देश में। उसकी पहली सीढ़ी है ग्राम पंचायत, फिर बिहार की राज्य सरकार, और तीसरी केंद्र सरकार जो निर्वाचित बॉडी होती है। तो पंचायतों को यहाँ उपेक्षित रखा गया था लंबे अरसे से। वो शुक्र मानिए कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने ये अनिवार्य कर दिया कि जो प्रदेश पंचायतों का चुनाव अपने यहाँ नहीं कराएगा उसको पंचायती राज का पैसा नहीं दिया जाएगा। अच्छा। केंद्र जो पैसा देता था पंचायतों को विकास कार्यों के लिए, उसने कहा कि वो पैसा नहीं जाएगा जब तक आपके यहाँ चुनाव नहीं होगा। लालू प्रसाद जब शासन में थे तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस था, और उस केस के बहाने वो 20 साल तक चुनाव ही नहीं कराया। कांग्रेस ने नहीं कराया, उसके बाद लालू आए 15 साल, उन्होंने भी नहीं कराया। फिर जब नीतीश की सरकार आई तब जाके वो चुनाव हुआ। तो अब फिर होने लगा। मगर सच्चे अर्थों में सरकार नहीं चाहती है कि नए नए नेता खड़े हों।
लोकतंत्र के नए पहरुए निचले स्तर पर जागरूक नागरिक और जागरूक नेता खड़े हों। इसीलिए वो पंचायतों के अधिकारों में कटौती करती रहती है। आप देखिए कि छात्र संघों का चुनाव नहीं होता है, इसीलिए कि छात्र नेता नए नए खड़े हो जाएंगे तो रोज उसके नाक को दम करेंगे कि ये चाहिए वो चाहिए। पंचायतों की अब संवैधानिक बाध्यता हो गई है चुनाव कराना, इसलिए चुनाव तो करा दिए जाते हैं मगर उसको अधिकार नहीं दिए जाते। और ये भारतीय लोकतंत्र की बड़ी विडंबना है कि जितनी इस तरह की संस्थाएं हैं जो जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाई जाती हैं, वो एक सफेद हाथी बन के रह गई है। उसी तरह ग्राम पंचायत भी है, उसी तरह आप देख लीजिए उपभोक्ता न्यायालय जो है सफेद हाथी, मानवाधिकार आयोग सफेद हाथी, और कितनी ऐसी संस्थाएं हैं जिनको कोई अधिकार नहीं है। कई संस्थाएं तो वहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष और कर्मचारी तक नहीं है। तो ऐसे ही सब बना हुआ है और गिनती हो रही है कि ये है वो है। पंचायतों के जिम्मे 29 तरह के काम हैं संविधान के मुताबिक, मगर वो काम उनको नहीं सौंपे जाते, वो सब वहाँ के बाबू करते हैं। अच्छा। यानी जो ब्लॉक के कर्मचारी अधिकारी होते हैं वही सब करते हैं और उनसे दस्तखत कराया जाता है। तो इस वजह से उनमें आक्रोश है कि भाई जैसे एमएलए निर्वाचित प्रतिनिधि है, हम भी अपने यहाँ गांव से निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, तो हम एमएलए जब अपने अधिकारों का उपयोग कर रहा है तो हम क्यों नहीं अपने अधिकारों का उपयोग करेंगे। वो अधिकार उनको मिलना चाहिए। और वो आंदोलन चलता रहता है मगर जोर नहीं पकड़ पाता, उसमें फूट डाल दिया जाता है, फिर दलीय आधार पर वो विभाजित हो जाते हैं। तो अभी चुनाव का समय है, आके मिलर स्कूल के ग्राउंड में पटना में उनकी रैली हो रही है, बड़ी संख्या में लोग आए हैं। मतलब इसमें केवल मुखिया है, सरपंच है, मुखिया सरपंच पार्षद वार्ड पार्षद वो सब जितने तरह के होते हैं, जिला परिषद सदस्य सब आए हैं। अच्छा। यानी पूरी पंचायती राज की ओर से, हाँ पूरे बिहार से लोग आए हैं। वो कई जगह जाम हो गया है, पटना में आने के लिए तो बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। पटना से आप बाहर निकलना चाहें या पटना में प्रवेश करना चाहें तो 4 घंटे आपको जाम से मशक्कत करना पड़ेगा। तो इसलिए जितनी संख्या की उम्मीद की जा रही थी कि लोग पहुंचेंगे उतने नहीं पहुंच पाए जाम की वजह से, मगर फिर भी अच्छी संख्या आई है और वही वो कह रहे हैं कि भाई हमारे अधिकार दो। तो कोई अनुचित चुनाव में मुखिया का रोल बहुत अधिक होता है, इसीलिए तो वही तो गले की फांस बन गई है कि मुखिया विधायक जी का वोट न डिस्टर्ब कर दे और विधायक जी के खिलाफ कोई एक वहां जनप्रतिनिधि न खड़ा हो जाए। इसलिए पंचायतों को पनपने न दो, पंचायतों को कमजोर करके रखो कि वो किसी काम के लिए आके विधायक जी के दरबार में हाजिरी बजाय सलामी ठोके, जाके डीएम के यहाँ सलामी चुनावी साल है, अगर क्या ये पंचायत प्रतिनिधि चाहे तो सरकार पर दबाव बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर वो ये ठान लें कि हमको सरकार के खिलाफ अभियान चलाना है तो उसका बहुत असर पड़ेगा, मगर ये गारंटी कुछ नहीं है कि फिर जो अगली सरकार आएगी वो फिर इनको अधिकार दे देगी। क्योंकि सारी सरकारें आज जो राजनेता का स्वभाव हो गया है वो पूरी सत्ता अपने पास समेट के रखना चाहते हैं। वो लोकतंत्र की भावना का सम्मान नहीं करते, अधिकारों का विकेंद्रीकरण, गांधी जी ने जो सपना देखा था या संविधान की जो भावना है कि अधिकारों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, सत्ता कहीं एक जगह केंद्रित नहीं होनी चाहिए, और वो विकेंद्रीकरण के खिलाफ कार्रवाई होती है सरकारों की। इसलिए पंचायती राज के लोग जो हैं वो दुखी हैं और वहां बैठे हुए हैं। तो अब हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं बिहार की एक पॉलिटिकल पार्टी विकासशील इंसान पार्टी 2020 में एनडीए में रहकर चुनाव लड़ा, 4 सीटें जीती, लेकिन बाद में जिस तरीके से बीजेपी से उनका टकराव हुआ उसके बाद इस बार जो लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने महागठबंधन का दामन थाम लिया और अब एक चर्चा चलनी शुरू हो गई है कि हो सकता है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी मैदान में नहीं उतरे, इस बार भी 2025 में वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उनके भाई संतोष सहनी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सीट भी कहा जा रहा है कि तय हो चुकी है। गौरा बौरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कैसे देख रहे हैं? नहीं, मुकेश सहनी अपनी स्थिति वो समझ चुके हैं और 2
पिछले चुनाव में भी उनकी जो हालत हुई थी वो देख चुके हैं, तो इस बार वो नहीं लेना चाहते रिस्क कि फिर उनकी बेइज्जती हो जाए, तो अपने भाई को या अन्य परिजनों को। लेकिन ये जो राजद का जो महागठबंधन है, अब उसको INDA गठबंधन कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि महागठबंधन कहना ठीक रहेगा। महागठबंधन में उनको जगह मिल गई या उनको लग रहा है कि उनको सीटें भी मिल जाएंगी ठीक ठाक, तो प्रत्याशियों को भी मतलब उनके पास तो प्रत्याशी भी नहीं है, तो अपने परिवार के कुछ लोगों को उसमें सेट कर देंगे, कुछ लोगों को खड़ा कर देंगे। इतनी ही है उनकी बात, क्योंकि उनके दम पर उनकी पार्टी बिहार में कुछ कमाल कर पाएगी ऐसा लगता नहीं है। अब ये जो है इनका तो पारिवारिक पृष्ठभूमि भी है कि इनके घर में लोग रहे हैं, विधायक भी एक बार हुए इनके, अभी जो स्वर्णा सिंह, तो हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ी थी। पहली बार तो VIP से जीती थी, जीत कर चले गए बीजेपी में चली गई थी। हाँ, तो एक पृष्ठभूमि तो है जरूर, राजनीति की पृष्ठभूमि है, और राजनीति में आए तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है। जैसे निशांत के बारे में हो रही है कि वो राजनीति में आए, तो उनका भी स्वागत होना चाहिए। बहुत सारे लोग राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी के दम पर राजनीति में उनकी लॉन्चिंग हो, तो ऐसा कुछ उनको जैसे मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी पार्टी के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही है, और चर्चा थी कि 2020 में भी सिमरी बख्तियारपुर से वही चुनाव लड़ने की तैयारी में। अच्छा, लेकिन नीतीश कुमार के साथ मीटिंग में नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी को समझाया कि आप चुनाव लड़िए, और वो मैदान में उतरे, 1700 वोटों से हार गए। अब भीतर घात NDA में क्या हुआ, खैर रिजल्ट उनके खिलाफ आया। अब चुनाव लड़ने की बात है कि संतोष सहनी, गौरा बौराम दरभंगा जिले की सीट है, दरभंगा लोकसभा के अंतर्गत आता है, और उनका वहीं पर घर है, उसी विधानसभा क्षेत्र में, तो वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और स्वर्णा सिंह के खिलाफ, जो कि उन्हीं के विधायक थी, सिटिंग विधायक, हाँ, और वही बीजेपी में चली गई, तो एक खुन्नस भी है स्वर्णा सिंह के खिलाफ। तो इसको कैसे देख रहे संतोष सहनी के नाम? हाँ, वो सीट तो उस समय NDA गठबंधन के साथ चुनाव हुआ थे मुकेश सहनी, तो वो सीट NDA की ओर से मिली थी उनको, VIP पार्टी को, और वहां से उनके पास उम्मीदवार नहीं था, तो स्वर्णा सिंह बीजेपी की थी नेता, इनको पार्टी ने दिया, उधार दिया कि आप इनको लड़ाइए अपने सिंबल पर। लगभग विधायक लोग उधार के, हाँ, सब उधार के थे, तो उनको VIP पार्टी ने अपना टिकट दे करके वहां से लड़ाया, वो जीत गई। फिर उनके सारे विधायक चले आए, जब ये अलग हुए NDA से, तो विधायक उनके चले आए भाजपा के साथ, तो स्वर्णा सिंह भी आ गई हैं, मगर वो मूलतः सीट मानी जाएगी VIP की, क्योंकि वहां से उन्हीं के कैंडिडेट जीते थे, तो इसलिए उस सीट पर उनका स्वाभाविक दावा बनता है, तो वहां से उनको उम्मीदवार देना ही चाहिए। और अगर उनके भाई वहां से खड़े होते हैं तो अच्छी बात है, नए लोगों को, नए चेहरों को राजनीति में आना चाहिए, उससे राजनीति में नई हवा एक आती है, तो नए लोगों को आना चाहिए। अब स्वर्णा सिंह कितना वहाँ मजबूती से चुनाव लड़ पाती हैं, तो चर्चा कि उनके हस्बैंड हो सकता है लड़ जाए, हाँ, और इनकी क्या तैयारी है ये उस पर देखना पड़ेगा, अभी समय है, तो अभी ये रोचक चुनाव हो जाएगा, क्योंकि उनके भाई और वो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, तो हॉट सीट बन जाएगा और रोचक मुकाबला हो जाएगा वहाँ। अब ये है कि महागठबंधन से वो सीट उनको जाती है कि नहीं VIP को, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वो लगेगा महागठबंधन को कि राजद को कि हम ये सीट जीत सकते हैं, तो वो उनको नहीं देंगी सीट, तो पहले वो उनको वहां से लड़ना होगा कि अपना सीट सुरक्षित रखें, ले लें, फिर अपना वहाँ उम्मीदवार खड़ा करना होगा, तो दिलचस्प मुकाबला वहाँ जरूर होगा। मतलब उस सीट की अगर चर्चा करें तो वहाँ पर मदन सहनी 2015 में चुनाव जीते हुए हैं, तो एक बात है कि वहाँ पर मल्लाहों का अच्छा खासा वोट है, हाँ, मल्लाहों का प्रभाव है वहाँ, और मुकेश सहनी माना जाता है कि मल्लाहों के नेता हैं, मल्लाहों के लिए काम लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी चर्चा है कि मुकेश सहनी चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या आपको लगता है कि मुकेश सहनी को मतलब ये चुनाव लड़ने से दूर रहना उनके लिए ठीक रहेगा? मुकेश सहनी को तलाश है एक सुरक्षित सीट की, जहां से वो जीत करके आ सके, और अभी उनको कोई वैसी सुरक्षित सीट नजर नहीं आ रही है, इसलिए उन्होंने मन नहीं बनाया है।
मगर अगर तेजस्वी यादव उनको ये भरोसा दिला दें कि आप यहाँ से खड़ा हो जाइए और हम अपने बूते आपको जिता कर लाएंगे। ये भरोसा तो नीतीश कुमार ने भी दिलाया था। नीतीश ने सिमरी बख्तियारपुर जिता दिया, भाई को मत खड़ा करिए, आप खड़े हो जाइए। तो पता चला कि जेडीयू के ही सांसद दिनेश चंद्र यादव ने खिलाफत कर दी। तो ये तो राजनीति में होता है, राजनीति का यही स्वभाव है। तो इसलिए अभी वो मन में उनके नहीं है, चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है। मगर चुनाव में अभी समय है, चुनाव आने दीजिए, देखिए फिर क्या क्या होता है। मुकेश सहनी खुद हो सकता है ताल ठोक दे वहां से कि हम लड़ेंगे, या फिर अपना विधान परिषद का रास्ता चुने, जो उनको लगेगा सुटेबल वो रास्ता अपनाएंगे। खैर, तो उसमें तो खैर ये बात तो तय है कि वक्त है चुनाव में, लेकिन मुकेश सहनी की चर्चा आमतौर पर अक्सर होते रहती है। जिस तरीके से एनडीए में रहकर चुनाव लड़ा 2020 में, अचानक महागठबंधन बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में छोड़कर अब फिर महागठबंधन में वापसी की है। लोकसभा चुनाव में 3 सीटें मिले, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा, खुद भी चुनावी मैदान से दूर रहे। अब 25 में कितनी सीटें महागठबंधन से मिलेंगी, कौन कौन सी सीटें होंगी, उस पर भी सबकी नजरें होंगी, क्योंकि तय तो लालू यादव को ही करना है कि आखिरकार मुकेश सहनी को कौन सी सीट दी जाए। अब मुकेश सहनी की पसंदीदा सीट उन्हें मिलती है या नहीं मिलती है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन गौरव बोराम सीट पर उनके भाई संतोष सहनी पूरे दमखम के साथ तैयारी कर रहे हैं स्वर्णा सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने की। अब स्वर्णा सिंह भी बीजेपी से उतरेंगी या फिर उनके जो हस्बैंड है सुजीत कुमार वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। मगर गौरव बोराम से उनकी जीत तभी सुनिश्चित है जब तेजस्वी यादव फिर पीठ में छुरा न मारे। हाँ। जैसा कि इन्होंने, मुकेश सहनी ने पिछली बार आरोप लगाया था कि मेरे पीठ में छुरा मारा गया है और वो गठबंधन तोड़ दिया था। इनके साथ अक्सर ये चीजें हो जाती हैं। हाँ। अब एनडीए में रहते हैं तब भी धोखा मिल जाता है, उधर भी जाते हैं तब भी धोखा मिल जाता है। तो देखना है कि दोनों तरफ धोखा खाने के बाद उन्हें कितनी सीख मिली है राजनीतिक तौर पर और किस तरीके के फैसले वो आगे लेते हैं। मतलब रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास, क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए वीवीआई प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।